अभी तक के हम लोगों ने कैपेसिटर में ये पढ़ा कि कैपेसिटर क्या होता है और उसकी क्या लिमिटेशन है। तो मैं फिर से एक बार आपको 5 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि कोई भी कैपेसिटर जो होता है वो एक प्रकार से विद्युत ऊर्जा का स्टोर होता है, जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को विद्युत आवेशों के रूप में और उनको आपस में कंप्रेस करके भर देते हैं। विद्युत ऊर्जा का स्टोर करते हैं किस रूप में? विद्युत आवेशों के रूप में, और इसको हम आवेशों को कंप्रेस करते जाते हैं और भरते जाते हैं उसमें, और ये एक स्टोर है। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा कि स्टोर और सोर्स में क्या फर्क है। बैटरी या सेल आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर नहीं है, बैटरी या सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि बैटरी या सेल के अंदर होती केमिकल एनर्जी है, लेकिन जब बाहर मिलती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। और इस टाइप की जो भी चीजें हैं उनको हम स्टोर नहीं कहते हैं, हम सोर्स कहते हैं। स्टोर तो वो होते हैं जो अपने अंदर जो भी चीज रखते हैं बाहर भी वही निकालते हैं। अपने अंदर अगर विद्युत ऊर्जा रखें तो बाहर भी विद्युत ऊर्जा ही निकालें, अपने अंदर अगर रासायनिक ऊर्जा है तो फिर बाहर भी रासायनिक ऊर्जा ही निकले। एग्जाम्पल भी मैंने वही कई सारे आपको दिए हुए थे। तो कैपेसिटर बहुत आसान सी चीज है। कैपेसिटर एक सिंपल सा चालक होता है, आप याद रख लीजिए, कोई नई चीज नहीं है। कैपेसिटर एक सिंपल सा चालक होता है, जिस चालक में आप आवेशों को कंप्रेस करते जाते हैं, उसको भरते चले जाते हैं, और इसमें जब बहुत सारे आवेश एक दूसरे के बहुत पास पास भर जाते हैं तो उनके बीच बहुत ज्यादा टेंशन होता है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। और अगर आप इसे किसी लो पोटेंशियल बॉडी से जोड़ दें और बीच में कोई बल्ब लगा दें या कोई भी चीज आप अपना इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, तो जैसे ही लो पोटेंशियल बॉडी से आप जोड़ेंगे, यहां से चार्जेस बड़ी जोर से भागेंगे प्रतिकर्षण की वजह से, और रास्ते में जो भी आपकी डिवाइस लगी होगी उसको वो चला देंगे। और कैपेसिटर किस प्रकार का स्टोर है कि आप जब चाहें जितनी चाहें उतनी विद्युत ऊर्जा ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। कई सारे एग्जाम्पल भी हमने आपको बताए हुए थे लास्ट क्लास में। इसके बाद ये भी हमने देखा कि बिना स्टोर के अगर हमारे पास हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करना चाहते हैं तो बिना स्टोर के हम इसको यूज नहीं कर सकते। ये भी आप याद रखें, क्योंकि हो सकता है जब हमको जरूरत हो तो डायरेक्ट हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना मिल रही हो, तो उस समय जब आपको आवश्यकता हो उस समय आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले, इसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर होना आपके पास बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो कैपेसिटर है, मैं बार बार बता दूं, कैपेसिटर इज सिंपली अ कंडक्टर। संधारित्र साधारण रूप से एक चालक ही होता है जिसमें आप आवेशों को कंप्रेस करके भर देते हैं। मैं लिख देता हूं, संधारित्र साधारणतया एक चालक ही होता है जिसमें आवेशों को कंप्रेस करके भरा जाता है। तो ये आप कभी मत भूलिए कि संधारित्र कोई नई चीज नहीं है। संधारित्र एक प्रकार का सिंपल सा कंडक्टर होता है बस, जिसमें आप चार्जेस को कंप्रेस करके भर देते हैं, और जब जरूरत होती है तो आप उसको निकाल लेते हैं, आप उसको ले लेते हैं एक कंडक्टर को कनेक्ट करके। अच्छा, इसके बाद एक चीज हमने और देखी कि कोई भी कैपेसिटर की अपनी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा हम उसको चार्ज नहीं दे सकते। जैसे कि आपने देखा, आप सब जानते हैं कि एक बाल्टी में अगर हम पानी भरने जाते हैं
तो एक लिमिट से ज़्यादा हम उसको पानी नहीं दे सकते, पानी नहीं भर सकते उसमें। जितनी उसकी कैपेसिटी होगी 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर, जितनी उसकी कैपेसिटी है बस उतना ही आप उसमें पानी भर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप पानी देंगे तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा और पानी का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा उससे। सिमिलरली कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कैपेसिटर है, उसको आप एक लिमिट तक ही चार्ज दे सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आप चार्ज देंगे तो चार्ज का लीक आउट स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट क्लास में हमने आपको यह भी बताया कि लीक आउट कैसे स्टार्ट हो गया, कैपेसिटी कितनी उसकी रहेगी। तो आपने देखा भी था कि हम किसी भी कंडक्टर को केवल उस वक्त तक चार्ज दे सकते हैं जब तक कि उसके आसपास के माध्यम का आयोनाइजेशन, उसके आसपास के माध्यम का आयनीकरण प्रारंभ नहीं हो जाता। एक बार अगर चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम का आयनीकरण प्रारंभ हो गया, फिर उसके बाद आप उसमें चार्ज कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जैसे ही आप चार्ज देंगे तो वो उसके आसपास के माध्यम में लीक आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कंडक्टर को चार्ज देंगे लेकिन वो चार्ज ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर चला जाया करेगा। क्या प्रोसेस था, कैसे बाहर चला जाता था, लास्ट क्लास में हम लोग बड़ी डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आप उसे देखिए बार बार ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और आज आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं तो मैंने जैसा कि बताया कि उसमें एक लिमिट तक ही चार्ज दे सकते हैं। और कब तक चार्ज दे सकते हैं, जब तक कि उसके चारों ओर जो भी मीडियम भरा है, एयर है तो एयर, और कोई मीडियम भरा है तो उस मीडियम का आयनीकरण प्रारंभ नहीं हो जाता, या उसी को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन, इंसुलेशन ब्रेक डाउन। जब तक उसके चारों ओर के माध्यम का इंसुलेशन ब्रेकडाउन नहीं स्टार्ट हो जाता तब तक आप उसे चार्ज दे सकते हैं। एयर का इंसुलेशन ब्रेकडाउन आपने देखा कितना होता है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये उसके इंसुलेशन, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाने पर एयर के मॉलिक्यूल्स का इंसुलेशन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। ये भी हमने देखा कि अगर हम एयर की जगह कोई ऐसा मीडियम कंडक्टर के चारों तरफ भर दें जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसकी परावैद्युत सामर्थ्य, एयर की परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से भी ज्यादा हो, तो उस कंडक्टर में हम और ज्यादा चार्ज भर सकते हैं। तो हम किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। और अगर हम किसी कैपेसिटर के चारों तरफ निर्वात क्रिएट कर सकें, वैक्यूम अगर हम बना सकें चारों तरफ, तो हम उसमें और भी ज्यादा चार्ज कलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको इन्फिनिटी चार्ज दे सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। आज हम लोग जिस चीज को देखने चल रहे हैं वो है कैपेसिटेंस। बहुत ही आसान सा आर्टिकल है, कैपेसिटेंस कहेंगे इसको। कैपेसिटेंस यानी कि धारिता, कि किसी भी संधारित्र की जो कैपेसिटी, संधारित्र को हम कैपेसिटर बोलते हैं, उसकी कितनी कैपेसिटी है, इसके इस प्रिंसिपल को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, धारिता कहा जाता है। ये हमको बताएगी कि किसी भी चालक की कैपेसिटी कितनी है, यहां से हमको ये पता लग जाया करेगा। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं और एक चीज याद भी दिला देना चाहता हूं फिलहाल, कि आप तो जानते ही हैं जब भी किसी चालक को, जब भी किसी कंडक्टर को हम आवेश देते हैं, चार्ज देना स्टार्ट करते हैं, अगर कोई कंडक्टर हमारे पास है उसको हम चार्ज देते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आवेश देते जाते हैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका विद्युत विभव लगातार बढ़ते चला जाता है। यह आप पहले भी देख चुके हैं। और विद्युत विभव, देखिए इसको मैं एक चीज से कंपेयर करके आपको बताता हूं, आप सभी बच्चे थोड़ा सा याद रखें। जैसे हमारे पास एक बर्तन है, कांच का बर्तन है या जैसा भी बर्तन है, अगर हमारे पास एक बर्तन है और उस बर्तन में आप पानी भर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक तो
in case of water, in case of water, और यहां पर मैं ले लेता हूं in case of electrical energy, वैद्युत ऊर्जा के केस में, और यहां पर मैं वाटर के केस में। थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेंगे तो आपको आगे का समझना बेहद इजी हो जाएगा। आप इस तरह से इसको मानेंगे, जैसे कि वाटर के केस में आपके पास एक बर्तन है, आपके पास एक वेसल है, और उस वेसल में जब आप पानी भरना स्टार्ट करते हैं तो आपको कैसे पता लगता है कि उसके अंदर पानी है? सोचिए थोड़ा सा कि आप कैसे जान पाते हैं उसके अंदर पानी है। तो आंसर है, हम देखते हैं कि उसका लेवल, देखते हैं कि उसमें लेवल भरता चला जा रहा है। और आप जानते हैं जैसे जैसे किसी बर्तन में आप पानी देते जाते हैं, वाटर उसमें भरते चले जाते हैं, आप देखिए कि उसका क्या बढ़ता जाता है। तो आंसर है उसका लेवल बढ़ता जाता है। आपने पानी दिया, पहले इस लेवल तक आया, आपने और पानी दे दिया, इस लेवल तक आ गया, आपने और पानी डाल दिया उसमें, अब इस लेवल तक आ गया। तो जैसे जैसे किसी बर्तन में आप पानी भरते चले जाते हैं तो उसका लेवल बढ़ते चला जाता है। लेवल आप याद रखिए, उसका क्या बढ़ते चला जाता है? उसका लेवल बढ़ते चला जाता है, स्तर बढ़ता चला जाता है। सिमिलरली जब आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्जेस देते हैं, विद्युत आवेश देते हैं, तो उसका विद्युत विभव बढ़ता चला जाता है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस देने से, इलेक्ट्रिकल चार्जेस देने से उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। तो आप एक चीज सोच सकते हैं कि जिस तरीके से वाटर के केस में, वाटर के केस में जो काम वाटर के लेवल का होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में वही काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, विद्युत विभव का होता है। जिस तरह से पानी कम है किसी बर्तन में या ज्यादा है, इसे आप लेवल देख के पहचानते हैं। सिमिलरली किसी कंडक्टर में चार्जेस कम हैं या ज्यादा हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख के पहचानते हैं। अगर किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है तो हम कहते हैं कि इसके पास ज्यादा चार्जेस हैं। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है तो हम बोलते हैं इसके पास कम चार्जेस हैं। तो जिस तरीके से वाटर के केस में वाटर लेवल होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। जैसे आप किसी बर्तन में पानी भरते चले जाते हैं तो उसका लेवल बढ़ता चला जाता है, उसी तरीके से जब किसी कंडक्टर में आप चार्ज देते चले जाते हैं तो उसका विभव बढ़ते चला जाता है। तो जो काम पानी की स्थिति में लेवल करता है, वही काम यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का होता है। आप इस चीज को याद रखिएगा। आगे हम लोग जब भी जिक्र करेंगे, कभी भी जरूरत पड़ेगी, हम इसकी तरफ से, इसके माध्यम से इसको एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे। अच्छा, तो हमने क्या देखा बेटा कि जब किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस देते हैं तो उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बढ़ते चला जाता है। बाई चांस मैंने मान लिया कि किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में होने वाली वृद्धि V है। यहां सबसे पहले तो हम लिख देना चाहते हैं, हम जानते हैं कि किसी चालक को किसी चालक को आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि होती जाती है। ये हम सबको मालूम है। अब थोड़ी सी यहां पर एक चीज लिख लेते हैं कि माना किसी चालक को
कैपिटल क्यू आवेश देने से विभव बढ़ता है ना, तो हमने मान लिया कि किसी चालक को कैपिटल क्यू आवेश देने से उसके विभव में कैपिटल V की वृद्धि हो जाती है। तब देखिए बेटा, जैसे जैसे आप आवेश देते जाएंगे विभव में उसी तरीके से वृद्धि होती जाएगी। इससे क्या पता लगता है? इससे हमको पता लगता है कि जो दिया गया आवेश है वो विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिए, जैसे जैसे चालक को आवेश देते जाएंगे उसके विभव में वृद्धि होती चली जाएगी। आवेश दीजिए विभव बढ़ रहा है, आवेश दीजिए विभव बढ़ रहा है। इसका मतलब आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होगा। अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अगर हमको हटाना है तो हमको यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहां पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं C, कैपिटल C। ये एक कांस्टेंट हम यहां पर यूज करते हैं। मैं बता दूं, कैपिटल C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यहां कैपिटल C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक, कौन सा चालक? जिस चालक को आप आवेश देते हैं, जिसे उस चालक की धारिता, जिसे उस चालक की धारिता, धारिता यानी कि कैपेसिटेंस, जिसे उस चालक की धारिता कहते हैं। तो आपने देखा कि आवेश देने से विभव में वृद्धि होती है, इसलिए आवेश दिया गया आवेश विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। मैं यहां लिख दूंगा, तब चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि अनुक्रमानुपाती होगा। तो की वृद्धि हो जाती है तब चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होगा। इस तरीके से C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इसे हम क्या बोलते हैं? चालक की धारिता बोलते हैं, कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं। अब क्योंकि कैपेसिटेंस एक बिल्कुल नई क्वांटिटी है हमारे लिए, तो हम पहले इसको स्टडी करना चाहते हैं। हम यहां से C की वैल्यू निकालना चाहते हैं। Therefore, C will be equal to Q upon V। आप देखें बेटा, C की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q upon V। जहां Q क्या चीज है? दिया गया आवेश, और V है उसका विभव नहीं है, विभव में होने वाली वृद्धि है। तो Q क्या चीज है? चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश, और V है विभव में वृद्धि। विभव में वृद्धि। अब आप जानते हैं, अगर हम चाहें तो यहां से हम धारिता की डेफिनेशन बना सकते हैं, विद्युत धारिता की परिभाषा बना सकते हैं कि किसे कहेंगे? कैपेसिटेंस। देखिए, उसके लिए मैं एक काम कर देता हूं, मैं V को 1 वोल्ट कर देता हूं। यदि डेफिनेशन बना लेते हैं, इसकी परिभाषा बना लेते हैं।
परिभाषा। किसकी परिभाषा है? तो ये है धारिता की परिभाषा। धारिता की परिभाषा, डेफिनिशन ऑफ कैपेसिटेंस। धारिता को कैसे डिफाइन करेंगे आप यहां से देख सकते हैं बेटा। इसको मैं इरेज कर देता हूं। आपको याद रखना है, वाटर के केस में जो काम वाटर लेवल का होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में वही काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है। तो धारिता की परिभाषा बेटा कैसे बनाएंगे देखिए। उसके लिए मैंने एक काम कर लिया कि यदि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, थोड़ा ध्यान से देखिए सभी बच्चे, अगर V को हम 1 वोल्ट रख देंगे तो 1 से Q को डिवाइड करेंगे, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C की वैल्यू आ जाएगी Q। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि यदि किसी चालक को इतना आवेश दिया जाए जिससे उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, क्योंकि यहां पर जो V है वो विभव में वृद्धि है, कि यदि किसी चालक को इतना आवेश दिया जाए जिससे उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो उतने समय तक चालक को जितना भी आवेश दिया गया होगा वही उस चालक की धारिता हो जाएगी। तो हम फिर से बता दें, किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा के बराबर होता है जितने आवेश से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। तो हम चाहें तो इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। सॉरी, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है। किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जितने आवेश से चालक के विभव में, जितने आवेश से चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो ये बेटा आपको जरूर याद रखना है कि किसी चालक को की धारिता, चालक की जो धारिता है वो चालक को दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जितने आवेश से चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। मींस सपोज कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, अब हम इसको आवेश देना स्टार्ट करते हैं, चार्ज भी देते जाते हैं और हम इसका पोटेंशियल भी मेजर करते चले जाते हैं। शुरुआत में हमने पहले इसका पोटेंशियल मेजर कर लिया कि कितना है, और अब हम उसको चार्ज देने लगे। जैसे जैसे हम चार्ज देते जाएंगे इसका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। इधर चार्ज देते जाइए, उधर पोटेंशियल आप पढ़ते जाइए कि कितना पोटेंशियल हुआ, अब बढ़ के कितना हुआ, वृद्धि आपको देखनी है। पहले कितना था और बाद में कितना, इनके बीच बढ़ा कितना, ये आपको देखना है। कितना हो गया ये आपको नहीं देखना है, ध्यान रखिए। तो आप एक ऐसा चालक लीजिए जिसका पोटेंशियल पहले कितना हो, 0 हो। फिर आप उसको क्या करिए, आवेश देना स्टार्ट करिए और पोटेंशियल देखते जाइए, पढ़ते जाइए रीडिंग उसकी। जितना आवेश देते जाइए रीडिंग पढ़ते जाइए, उसकी सुई चलते जाएगी इंडिकेटर की, वोल्टमीटर की। अब
जितना आवेश दे देने से पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि दिखने लगे, आपका वोल्ट मीटर दिखाने लगे कि 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई है, तो उस समय तक आपने उसको जितना आवेश दे दिया होगा वही उसकी धारिता बन जाएगी। बाई चांस ये एक कंडक्टर है, हमने इसको 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 4, 5 ऐसे जब आवेश दे रहे थे तो हमने देखा कि हमने 6 माइक्रोकूलम तक जैसे ही आवेश दिया इसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई। तो 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई कितना आवेश देने से? आंसर है 6 माइक्रोकूलम आवेश देने से। तो 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई 6 माइक्रोकूलम आवेश देने से, तो 6 ही उसकी क्या हो गई? 6 ही उस चालक की धारिता हो गई। जितना आवेश देने से उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए यही उसका कैपेसिटेंस है, यही उसकी धारिता है। तो ये उसकी धारिता की डेफिनेशन है। ये आपको याद रखना है, धारिता की परिभाषा। धारिता के बारे में और भी चीजें देखिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, ये तो आप देख ही रहे हैं। सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता का सिंबल हमने क्या बनाया, आप देख रहे हैं। धारिता का सिंबल हमने कैपिटल C बनाया हुआ है। तो ये धारिता का सिंबल है। ये धारिता का सिंबल है। क्वांटिटी किस टाइप की है? जो कैपेसिटेंस आपका रहेगा, जो धारिता होगी वो किस प्रकार की राशि है? इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी? तो मैं आपको बता दूं धारिता के सूत्र में बेटा क्या क्या आ रहा है। देखिए, आवेश आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, विभव में वृद्धि आ रही है। आवेश भी एक अदिश राशि है। आवेश तो सदिश राशि नहीं है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो विभव में वृद्धि है, तो बेटा विभव भी तो एक अदिश राशि है। विभव बेसिकली वर्क है और वर्क अदिश राशि है, इसलिए विभव भी अदिश राशि है। तो हमने देखा कि धारिता के फॉर्मूले में आवेश अदिश है, विभव भी अदिश है। इस तरीके से धारिता भी किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। तो ये किस प्रकार की क्वांटिटी है? आंसर है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि है। ओके, अच्छा, अब हम यूनिट बना लेते हैं इसका। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या रहेगा? आप उसके फॉर्मूले से यूनिट बना सकते हैं। फॉर्मूले में आप देखें, न्यूमरेटर में आवेश है, डिनोमिनेटर में विभव में वृद्धि है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा कूलम पर वोल्ट। लेकिन बार बार कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट बोलना हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा हमको टफ लगता है। इसलिए हमने इसका एक छोटा सा नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया हमने इसका नाम रख दिया फैरड। याद रखें सभी बच्चे, इसका क्या नाम रख दिया गया? फैरड। ये इसका एक नाम रख दिया गया। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा? कूलम पर वोल्ट, एंड आई हैव गिवन इट अ नेम फैरड। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, अब और आगे चलता हूं। सबसे पहले, क्योंकि अभी अभी हमने धारिता का मात्रक पढ़ा हुआ है, तो जब ये धारिता का मात्रक हमने पढ़ा है, मात्रक हमने देखा कि इसका होता है फैरड। हम ये जानना चाहते हैं कि एक फैरड धारिता किस कंडक्टर की होगी। तो 1 फैरड कैपेसिटेंस बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी क्वांटिटी स्टडी करते हैं तो आपको उसका जो भी यूनिट है आपको पता होना चाहिए कि अगर कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड है तो 1 फैरड कैपेसिटेंस किस कैपेसिटर का होगा, किस कंडक्टर का होगा।
ऐसा कौन सा कंडक्टर होगा जिसको हम कहेंगे कि इसका कैपेसिटेंस 1 फैरड है, ये हम देखना चाहते हैं। 1 फैरड कैपेसिटेंस तो आपने अभी बेटा देखा है, we know that C is equal to Q upon V, charge given upon increase in potential। और अभी अभी हमने इसका यूनिट भी देखा, क्या यूनिट देखा? फैरड। अब अगर हम Q इज इक्वल टू चार्ज गिवन, Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम, अगर दिया गया आवेश हम 1 कूलॉम कर दें, इंक्रीज इन पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1 वोल्ट मान लें। ऐसा अगर हम कर दें, क्या मान लिया कि एक कंडक्टर मेरे पास है जिसको हमने आवेश जो दिया है वो 1 कूलॉम दिया हुआ है और उसके विभव में जो वृद्धि हुई है वो 1 वोल्ट हुई है। ऐसी सिचुएशन पे C की वैल्यू क्या आएगी? आप थोड़ा सा देखें, Q भी 1 कूलॉम है, V 1 वोल्ट है, देन 1 अपॉन 1 और यूनिट क्या होता है? फैरड। सो C will become 1 farad and we have to define 1 farad capacitance। हम 1 फैरड कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कंडक्टर होगा जिसका कैपेसिटेंस, जिसकी धारिता 1 फैरड के बराबर होगी। तो ये बेटा बड़ा सिंपल है, जब आप इतना कर चुके हैं तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूं आपको। यदि किसी चालक को 1 कूलॉम आवेश देने से, आपने कितना आवेश दिया? 1, उसके विभव में वृद्धि कितनी हो गई? 1 वोल्ट। यदि किसी चालक को 1 कूलॉम आवेश देने से उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो, फिर से यदि किसी चालक को 1 कूलॉम आवेश देने से उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होती है। क्लियर? एक बार फिर से मैं बता दूं और इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं। क्या? कि यदि कोई चालक हमारे पास ऐसा है जिसको जब आप 1 कूलॉम आवेश देते हो तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होगी। और अगर आपके पास ऐसा चालक है जिसको आपने 1 कूलॉम आवेश तो दिया लेकिन विभव में वृद्धि हो गई उसके 1.2 वोल्ट, तो हम उस चालक की धारिता 1 फैरड नहीं होगी फिर। या आपने 1 कूलॉम आवेश दिया, उस चालक के विभव में वृद्धि हुई 0.7, 1 वोल्ट वृद्धि नहीं हुई, तो भी उस चालक की धारिता 1 फैरड नहीं मानी जाती है। 1 फैरड धारिता केवल उस चालक की मानी जाएगी जिस चालक को 1 कूलॉम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। उस चालक की धारिता को हम 1 फैरड कहते हैं। तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि 1 फैरड कैपेसिटेंस किस चालक की होती है। एक फैरड धारिता उस चालक की होती है जिसे 1 फैरड धारिता उस चालक की होती है जिसे 1 कूलॉम आवेश देने से, जिसे 1 कूलॉम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। एक वोल्ट की वृद्धि हो जाए। एक बार फिर से मैं पढ़ दूं, 1 फैरड धारिता उस चालक की होती है जिसे 1 कूलॉम आवेश देने से उसके विभव में
1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। जैसे मैंने एक ये कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को मैं आवेश देता हूं, इस कंडक्टर को मैंने आवेश दे दिया 1 कूलम, चार्ज हमने दे दिया इसको, और हमने इसका पोटेंशियल देखा कि कितनी वृद्धि हुई, कितना हो गया इससे मतलब नहीं है, कितना इंक्रीज हुआ मैंने वो देखा। तो 1 कूलम आवेश देने के बाद मुझे पता लगा कि इसके वोल्ट में वृद्धि हो गई 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। तो क्या इसकी धारिता 1 फैरड है? उस समय इसकी धारिता 1 फैरड नहीं है, क्योंकि 1 कूलम आवेश देने से 1 वोल्ट की ही वृद्धि होनी चाहिए। तो फिर इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैरड नहीं है। हम एक दूसरा कैपेसिटेंस लेकर के आए, ये वाला, हमने इसको भी 1 कूलम आवेश दे दिया। 1 कूलम जब आवेश दे दिया तो हमने क्या देखा कि 1 कूलम आवेश देने से इसके पोटेंशियल में वृद्धि हुई 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 1 वोल्ट नहीं हुई। तो क्या इस चालक की धारिता 1 फैरड होगी फिर उस समय? आंसर इज नो। इस कंडक्टर का भी कैपेसिटेंस 1 फैरड नहीं होगा। तो किस कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरड होगा? हमने ढूंढा ऐसे चालक को, या उसका साइज छोटा बड़ा कर करके हमने एक ऐसा कंडक्टर फाइंड आउट किया जिसको जब हम 1 कूलम आवेश देते हैं तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई। जैसे ही हमने इसको 1 कूलम का चार्ज दिया, इसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई। अब हम समझ गए कि यही वो चालक है, यही वो कंडक्टर जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरड है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? अच्छा, तो ये बेटा डेफिनेशन किस चीज की है कि कैपेसिटेंस होता क्या है, यहां से हमको ये पता चलता है। और ये क्या चीज बताई गई आपको कि 1 फैरड कैपेसिटेंस किसको कहते हैं? 1 फैरड धारिता किसकी होती है? ठीक है। अच्छा, अब इससे और आगे चलते हैं हम लोग। मैं आपको बताऊं, ये सभी चीजें आपको याद जरूर रखना है बेटा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। मैं आपको ये बताने जा रहा था कि 1 फैरड धारिता, जो हम देखते हैं कि 1 फैरड धारिता जो होती है, ये हमारा कैपेसिटेंस के लिए प्रैक्टिकल यूनिट नहीं होता। 1 फैरड धारिता का जो कंडक्टर होता है, ये इतना बड़ा होता है कि हमारे यूज में नहीं आता, बहुत बड़ा होता है 1 फैरड कैपेसिटी का कंडक्टर, बहुत बड़ा होता है, ये हमारे कभी यूज में नहीं आता। यूनिट क्यों बनाया गया? तो उस समय जिसने भी इसका यूनिट फैरड रखा उस समय बना तो दिया गया, लेकिन बाद में हमको पता चला कि 1 फैरड जो होता है ये हमारा प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, ये इतना बड़ा यूनिट है कि हम इसका यूज ही नहीं कर पाते हैं। इतना बड़ा, अगर 1 फैरड कैपेसिटेंस का कंडक्टर आप लेने जाएंगे, 1 फैरड धारिता का चालक आप लेने जाएंगे, तो वो बहुत बड़ा चालक आता है, और इतना बड़ा कि शायद इसका साइज पृथ्वी की रेडियस से भी बड़ा हो जाए। समझ रहे हैं? मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अभी जब भी हम कंडक्टर के चालक का फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो चालक की धारिता का जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि 1 फैरड धारिता का अगर हम चालक ढूंढेंगे तो वो इतना बड़ा होता है कि उसे नॉर्मली फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है, असंभव है, हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसलिए हमने कैपेसिटेंस के, धारिता के प्रैक्टिकल यूनिट्स ढूंढने शुरू किए कि प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होते हैं। तो हम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के प्रैक्टिकल यूनिट क्या होते हैं। हमने देखा कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स मींस जैसे कि ये पंखा चल रहा है, तो ये सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आपके आएंगे। हमने देखा इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्टोर अर्थात कैपेसिटर, आपको याद होगा स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज कैपेसिटर। इसी को तो कैपेसिटर बोलते हैं। स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर होता है, जिस चीज में हम भंडार करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसी को कैपेसिटर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो स्टोर्स हमको अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जरूरत पड़ती है, जैसे कि ये फैन, उसमें हमको जिस कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है वो 10⁻⁻6 फैरड की कोटि का होता है। 10⁻⁻6 फैरड की ऑर्डर का होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसे हम बोलते हैं माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड बोलते हैं। माइक्रोफैरड को हमने एक सिंबल बनाया। बार बार मुझे इतना लंबा माइक्रोफैरड मत लिखना पड़े, इसलिए मैंने इसका एक सिंबल बनाया म्यू एफ। म्यू एफ, तो जब भी कभी म्यू एफ लिखा हो प्लीज आप समझ जाइए कि यह माइक्रोफैरड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक माइक्रोफैरड में 10⁻⁻6 फैरड होते हैं। और फैरड का भी हमने सिंबल बनाया कैपिटल एफ। बार बार हम फैरड नहीं लिखा करेंगे। और ये हमको कहां जरूरत पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है इतने बड़े कैपेसिटर की, आपको या कैपेसिटेंस की आपको आवश्यकता होगी इन आवर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। दूसरा जो प्रैक्टिकल यूनिट हमने देखा कि और किस प्रकार के स्टोर, यानी कि कितनी धारिता के स्टोर की हमको आवश्यकता होती है। तो मैंने दूसरा देखा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, देखिए एक तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, जो ये फैन का सर्किट आपका है, जितने बड़े सर्किट है, आपकी घर की वायरिंग जो है ये सब इलेक्ट्रिकल सर्किट में आती है, क्योंकि ये बड़ा सर्किट है। इसके अलावा दूसरे सर्किट जो आपके होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कौन से होते हैं? छोटे छोटे सर्किट, आपके मोबाइल फोन के अंदर सर्किट, आपके लैपटॉप में जो छोटे छोटे सर्किट बने होते हैं, आपके कंप्यूटर में छोटे छोटे सर्किट्स बने हैं, ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। आपके टेलीविजन में जो सर्किट बने हुए हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। सो इन आवर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वी नीड 10⁻⁻12 फैरड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में मुझे लगभग 10⁻12 फैरड के कैपेसिटेंस तक की आवश्यकता होती है। उसका भी हमने एक नाम रखा। उसका हमने क्या नाम रखा? उसका हमने नाम रखा पिकोफैरड। पिकोफैरड। पिकोफैरड को बार बार इतना बड़ा पिकोफैरड मत लिखना पड़े, इसलिए हमने उसका एक सिंबल बना लिया पीएफ, स्मॉल पीएफ। ये पिकोफैरड का हमने सिंबल बना लिया। और 1 पिकोफैरड में कितने फैरड होंगे? 10⁻⁻12 फैरड। और फैरड के लिए हमने क्या सिंबल बनाया है? कैपिटल एफ सिंबल बना के रखा हुआ है। और इन आवर। और इसके बाद इसकी आवश्यकता हमको कहां होती है? इसकी आवश्यकता हमको होती है इन आवर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हमें इसकी आवश्यकता होती है। आप सोचेंगे सर 10⁻10, 10⁻9, 10⁻11, ऐसे तो बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे 10⁻9 फैरड अगर आता तो हम उसको बोलते हैं नैनो फैरड। लेकिन आप सोचेंगे कि सर उनकी आवश्यकता हमको कहां पड़ती है? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में मुझे लगभग 10⁻6 फैरड की कोटि के कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में मुझे लगभग 10⁻12 फैरड की कोटि के कैपेसिटर अर्थात स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा मुझे जरूरत नहीं है, और जरूरत नहीं है तो हमने उसका प्रैक्टिकल यूनिट भी उसको नहीं बनाया। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप किसी ट्रेन में कोयला भरवाते हैं तो आप उसे टन में मेजर करते हैं। आप जब गेहूं खरीदते या बेचते हैं तो आप उसको क्विंटल में यूज करते हैं, उसका मेजरमेंट।
आप जब बाजार से सब्जी वगैरह लाते हैं तो आप उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, और आप जब ज्वेलरी की दुकान से कोई ज्वेलरी आप परचेज करते हैं तो उसे आप ग्राम और मिलीग्राम में मेजर करते हैं। तो क्योंकि जिस काम के लिए मुझे जिस तरीके के प्रैक्टिकल यूनिट्स की आवश्यकता होती है मैं वही प्रैक्टिकल यूनिट बनाता हूं, इसके अलावा मुझे जरूरत नहीं थी तो हमने कैपेसिटेंस का कोई प्रैक्टिकल यूनिट इसके अलावा नहीं बनाया। तो ये था कैपेसिटेंस। तो आज बेटा हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले तो पिछले लेक्चर की कुछ बातें जो हमने रिवाइज की, और आज उसमें हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखी, और ये आपको याद रखना, ये आपको काफी हेल्प करेगा आगे की और भी चीजों को समझने में, कि वाटर के केस में जो वर्क वाटर की लेवल का होता है वही वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है। अगर वाटर देने से वाटर का लेवल बढ़ता है तो चार्ज देने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है। यह आपको याद रखना है पहली चीज। तो दूसरा हमने देखा कैपेसिटेंस क्या होता है, उसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी, उसका यूनिट देखा हमने, कैपेसिटेंस किस प्रकार की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यह भी हमने देखा, और 1 फैरेड कैपेसिटेंस किसको बोला जाएगा यह भी हमने समझा। हमने आपको यह भी बताया कि नॉर्मली जो 1 फैरेड कैपेसिटेंस का कंडक्टर होगा, जिस कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैरेड होगी वो कंडक्टर इतना बड़ा होता है साइज में कि उसे अपने घर में, अपने कमरे में तो क्या अर्थ में रखना मुश्किल हो जाएगा, और ये बनाना, उसको फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए हमने फैरेड के अलावा कुछ कैपेसिटेंस के प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाए जिनकी हमको जरूरत पड़ती है। ये 2 कैपेसिटेंस के प्रैक्टिकल यूनिट्स हमने बनाए। तो आज हम लोग कैपेसिटेंस में इतना ही रखेंगे। आप इसे तैयार करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, बार बार देखिए। अगर कोई भी बात आपको लगे कि हमको कम समझ में आती है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, मैं दोबारा से उसको समझाऊंगा, आपको दोबारा उसको बताऊंगा, और पूरा प्रयास करेंगे कि आप तक जो भी जानकारी मैं देना चाहता हूं उसे बहुत अच्छे से पहुंचाया जाए। तो आज हम लोग इस आर्टिकल में इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर पे। थैंक यू।